हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए अति संभावित टॉपिक में से एक है, उस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करूंगा। देखिए, इंडियन पॉलिटी में 3 जो टॉपिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 टॉपिक में से एक प्रश्न आपको जरूर वहां पर मिलेंगे। या तो न्यायिक सक्रियता से प्रश्न रहेंगे। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है PIL यानी कि जनहित याचिका। इन तीनों प्रश्नों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न अवश्य रहेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मैं जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता का ओवरव्यू पूरी तरह से इसका विश्लेषणात्मक आज मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। इससे विवेचना करना है कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। विवेचन कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट करना है। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत में न्यायिक सक्रियता का संपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। यह टॉपिक आज का हमारा है। यानी इस प्रश्न के 3 खंड हैं। पहला सेक्शन में हमें डिस्कस करना है कि भारत में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है और भारत में न्यायिक सक्रियता की वर्तमान समय में क्या स्थिति है। दूसरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। और तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में या फिर उसके नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं। तो यह हमारा मॉडल आंसर का आज का टॉपिक है। और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत अगर प्रश्न भी आएंगे तो यही प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि न्यायिक सक्रियता ने भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष वहां पर लिखने होंगे। तो न्यायिक सक्रियता का ओवरव्यू इस प्रश्न को डिस्कस करने के पश्चात अवलोकन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। न्यायिक सक्रियता का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद न्यायिक सक्रियता क्या है उसकी परिभाषा को समझेंगे, फिर भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ इसे समझेंगे और तत्पश्चात न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने संक्षेप में लिखा है कि न्यायिक सक्रियता जो है वह शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन अवधारणा है। स्पेशली अगर भारत में चर्चा की जाए तो यह एक नवीन अवधारणा है, क्योंकि दूसरे देशों में अगर अमेरिका की बात करें तो जब अमेरिका का संविधान का निर्माण हुआ था, अमेरिकी संविधान को कब लागू किया गया था? 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसे लागू किया गया था। और अमेरिकी संविधान में न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है। और सबसे पहले अमेरिका के संविधान में न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई और उसके बाद विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों ने न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को अपनाया है। और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 1990 के दशक में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। प्रारंभ में अमेरिकी संविधान द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था, लेकिन बाद में अन्य लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का उद्भव 1990 के दशक में हुआ है। ठीक है। यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय ने समय समय पर अपनी शक्तियों में इजाफा करते हुए न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को अपनाया है। देखिए, यहाँ 2 बातें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात, मैं अमेरिकी संविधान की चर्चा करता हूँ और दूसरी तरफ मैं भारत के संविधान की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। जब अमेरिका का संविधान बनकर लागू हुआ 1789 ईस्वी में, तब वहां संविधान में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को शामिल किया गया। यानी विश्व का पहला देश अमेरिका है जहां पर इस अवधारणा को स्वीकार किया गया, वहां पर संविधान में शामिल है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता का कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। न तो प्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन है और नहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन है। भारत में न्यायिक सक्रियता संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन
भारत में न्यायपालिका ने समय समय पर दिए गए विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को स्वयं अपनाया है। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण निर्णय है PIL, जनहित याचिका, है ना। तो न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित याचिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत कि जनहित याचिका क्या है। अब इंट्रोडक्शन के बाद समझते हैं दोस्तों कि न्यायिक सक्रियता आखिर क्या है। अक्सर आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि अगर बिहार के संदर्भ में एग्जाम्पल देखा जाए तो आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि पटना हाईकोर्ट ने सरकार को किसी चीज़ पर कानून बनाने का आदेश दिया। जैसे अगर पिछले वर्ष की चर्चा की जाए तो जब पटना में काफ़ी बड़े स्तर पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो पटना हाईकोर्ट ने यहाँ नगर निगम और बिहार सरकार को आदेश दिया था कि जो भी पानी की सफाई, जो गली की सफाई होनी चाहिए या फिर नाली जो बनी हुई है उसकी नियमित सफाई कराने का आदेश जारी किया था। तो चूंकि यह काम सरकार का है, सरकार खुद ये काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर न्यायालय को उसे आदेश देना पड़ा और न्यायालय द्वारा इन्हीं मामलों में खुद को सक्रिय करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया न्यायिक सक्रियता कहलाती है। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, न्यायिक सक्रियता। और जब आप पढ़ेंगे तो इससे स्पष्ट होगा, न्यायिक सक्रियता का मतलब न्यायालय का सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाती है। जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को करने में असक्षम हो जाती है या जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, तब जन समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ता है। यही स्थिति न्यायिक सक्रियता की स्थिति कहलाती है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहलाती है। तो यहाँ हमने न्यायिक सक्रियता की संक्षेप में हमने परिभाषा देखा, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा कि न्यायिक सक्रियता क्या है और न्यायालय जन समस्याओं के मुद्दे पर किस स्थिति में वह एक्टिव होती है। कब एक्टिव होगी? जब विधायिका और कार्यपालिका इनएक्टिव होगी, तब जुडिशियरी के द्वारा खुद को एक्टिव करना वह न्यायिक सक्रियता की स्थिति कहलाती है। अब देखते हैं जो प्रश्न का पहला खंड है उस पर आते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास किस प्रकार से हुआ या भारत में न्यायिक सक्रियता एक नवीन अवधारणा है। तो यहाँ देखते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास 1990 के दशक में हुआ है। यानी 1990 के दशक में न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का विकास हुआ। तो इसे एक नवीन अवधारणा ही कहा जा सकता है क्योंकि 1990 के दशक हाल ही का समय है। 1990 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी, यानी कि गठबंधन की सरकारें केंद्र में बन रही थी। केंद्र में कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बन रही थी। अगर आप 1990 से 2004 तक का समय, 2004 नहीं 2014 तक का समय देखिए तो लगातार गठबंधन की सरकारें रही है। और स्पेशली 1990 का दशक आप देखेंगे तो कोई भी सरकार अपने पूर्ण कार्यकाल को पूरी नहीं कर पा रही हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जो भी उस समय के मुख्यमंत्री रहे हो 1990 के बाद, पी.वी. नरसिम्हा राव से आप समझ सकते हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के 1998 के पहले तक, ठीक है। तो 5 वर्ष तक कोई भी सरकार अपनी कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाई है। गठबंधन की सरकार 2014 तक रही, लेकिन 1990 का दशक राजनीतिक रूप से अस्थिर का काल माना जाता है। तो उस समय केंद्र में गठबंधन की सरकारें थीं और राजनीतिक रूप से अस्थिरता विद्यमान थी। इसके कारण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा राजनीतिक दल भी जन समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उस समय विद्यमान थी और सभी राजनीतिक दल खुद को सरकार बनाने और गठजोड़ बनाने में खुद को लगे हुए थे और इसीलिए जनता की जो समस्याएं थी उस पर कोई भी दल या भी कोई भी सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही थी। विधायी कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में जनता अपनी समस्याओं को लेकर न्यायालय में पहुंची। तब न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सक्रिय हुआ। न्यायिक सक्रियता को विकसित करने में न्यायमूर्ति P.N. भगवती एवं न्यायमूर्ति जगदीश केलकर का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो हमने देखा भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास 1990 के दशक में हुआ है। उस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। विधायिका और कार्यपालिका प्रभावी रूप से शासन संचालन में सक्षम नहीं थे। तब न्यायपालिका के द्वारा जनता की समस्याओं पर खुद को सक्रिय होना पड़ा और यह स्थिति न्यायिक सक्रियता की स्थिति कहलाई। भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास में जिन 2 व्यक्तियों का योगदान रहा है उनमें न्यायमूर्ति P.N. भगवती और न्यायमूर्ति जगदीश केलकर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यह हमने समझा भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास।
यही विकास में एक और महत्वपूर्ण भूमिका है PIL की भूमिका। PIL ने किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता को विकास किया? PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसके हितों की रक्षा के लिए उसकी तरफ से वह व्यक्ति स्वयं या कोई अन्य व्यक्ति या संस्था न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है ताकि न्यायालय उसे संरक्षण प्रदान करे। यही स्थिति जो है वह जनहित याचिका कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जनहित याचिका को समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया जा रहा है, मान ले कि यहाँ पर भागलपुर जेल, या फिर ठीक है भागलपुर जेल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, भागलपुर जेल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस जेल में कई सारे कैदी, मान लेते हैं कि 100 कैदी यहाँ पर बंद हैं भागलपुर जेल में। ठीक है, 100 कैदी यहाँ पर बंद हैं। उन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित तो हो रही है, समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ प्रताड़ना की घटना हो रही है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वे शोषित व्यक्ति हो गए तो, और वे इस स्थिति में नहीं है कि वे न्यायपालिका के साथ अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे गुहार लगा सके। तो ऐसी स्थिति में उन कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए या तो फिर कई सारे NGO है ना खुद एक्टिव होती है और न्यायपालिका के पास जाती है, या फिर कोई व्यक्ति न्यायपालिका के पास जाता है और कहती है न्यायपालिका को कि भागलपुर के जेल में बंद कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका द्वारा बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी जाएगी और उन कैदियों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये जो स्थिति होती है जनहित याचिका कहलाती है, जनता के हित के लिए दायर की गई याचिका। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की भाव नहीं होती बल्कि एक सार्वजनिक हेल्प की भावना होती है। तो यह स्थिति जो है वह जनहित याचिका कहलाती है और न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित याचिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय सरकार एवं विधायिका को विभिन्न कार्यों को करने हेतु आवश्यक निर्देश दे रही है और इससे जन समस्याओं को सुलझाने में भी तेजी देखी जा रही है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसे कंप्लीट किया। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क, प्रश्न का दूसरा पहलू है। तो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क, अभी तक परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला तर्क दिया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा हमें मिली है। हमने जेल में बंद कैदियों की बात की, चूंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था तो न्यायिक सक्रियता, न्यायालय जैसे ही सक्रिय हुई PIL के माध्यम से तो उनके मौलिक अधिकारों की संरक्षण हुई। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा किया जा सकता है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, न्यायालय समय समय पर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को निर्देश देती है कि आप समाज के वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए आप कदम उठाएं, है ना। SC ST अगर वर्ग है या फिर समाज का कोई भी दलित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, कोई ऐसा समूह है, महिलाएं हैं, तो उनके विकास के लिए सरकार को आदेश देती है कि आप एक्शन करें। तो इससे सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना होगी और सामाजिक आर्थिक न्याय जो है हमारे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। अगला पॉइंट दिया जा सकता है इसके पक्ष में तर्क, लोकतांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग। लोकतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो चूंकि विधायिका और कार्यपालिका अच्छे तरीके से अगर कार्य नहीं कर पाएंगे तो न्यायपालिका जो है वह उन्हें निर्देश देगी, तो इससे लोकतांत्रिक लक्ष्य प्राप्त होंगे। समाज में समानता स्थापित करने की बात हो, लोगों को अधिकार प्रदान करने की बात हो या स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात हो, न्यायिक सक्रियता इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। गरीब, वंचित एवं शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है, क्योंकि अभी हमने जेल में बंद कैदी का एग्जाम्पल लिया है ना। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, समाज के गरीब वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, सरकार उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को निर्देश देती है। सरकार की तानाशाही से रक्षा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि केंद्र में या फिर स्टेट में पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बने, तो अगर वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो
तो वह काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कई मायनों में वह तानाशाही रवैया अपनाए, और अगर ऐसा कार्य करेगी वह सरकार तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी। विधि निर्माण में विधायिका को सहयोग करेगी। अब विधि निर्माण में विधायिका को कैसे सहयोग करेगी? चूंकि समय समय पर विधानमंडल को निर्देश देगी, है ना, या फिर कानून बनाने के लिए आवश्यक आंकड़े को उपलब्ध कराएगी, तो ये सब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संभव है। नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका को सहयोग, है ना, तो जैसे कोई अधिकारी वर्ग है तो उन अधिकारी वर्गों को कार्य करने के लिए उनको हमेशा रिपोर्ट करना। कभी कभी आप न्यूज में अक्सर सुनते होंगे कि पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के डीजीपी मुख्य सचिव को विधि व्यवस्था पर तलब किया। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी वर्ग जो है वह खुद को एक्टिव रखती है ताकि जनता के हित के जहां पर मामले आएंगे तो वहां पर हमें न्यायालय के से फटकार ना सुननी पड़े। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी वर्ग जो होते हैं वह खुद को एक्टिव रहते हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है उनके क्रियान्वयन पर फोकस करते हैं। तो नीति क्रियान्वयन में कार्यपालिका को सहयोग प्रदान करना न्यायिक सक्रियता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरीके से आप वहां पर चार्ट के माध्यम से इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क को आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका द्वारा समय समय पर सरकार को पर्यावरण की रक्षा, गो हत्या सहित अन्य पशुओं का वध रोकने, समान नागरिक संहिता, मौलिक अधिकारों के संरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न आदेश भी दिए गए हैं। विभिन्न जनहित याचिकाओं के माध्यम से इनके अधिकारों की भी संरक्षण हुई है। इससे क्या हुआ है? समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हुई है। न्यायिक सक्रियता के कारण विधि निर्माण प्रक्रिया में सक्रियता देखने को मिली है और प्रशासनिक सक्रियता इसी का परिणाम है। प्रशासनिक सक्रियता का मतलब प्रशासन का सक्रिय होना, अधिकारी वर्ग का सक्रिय होना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न का दूसरा पहलू हमने देखा न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क। इसके अंतर्गत हमने 6 से 7 पॉइंट को डिस्कस किया। आप सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिए, वहाँ चार्ट के माध्यम से इसे दर्शा दीजिए, या फिर आपके पास जो भी विधि समय नहीं मिल पा रहा तो आप 1 पैरा 2 पैरा में लिखकर आप पक्ष में तर्क को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न का तीसरा पहलू है न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। इसके नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण अवधारणा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण हो रहा है। चूंकि संविधान के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों सरकार के अंग हैं और तीनों के कार्य अलग अलग स्पष्ट किए गए हैं। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? या तो संविधान की व्याख्या करना या कानून के उल्लंघन होने की स्थिति में लोगों पर दंड को निर्धारित करना। या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य संविधान के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। अब चूंकि न्यायपालिका अब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका को निर्देश देती है, आदेश देती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का अतिक्रमण हो रहा है और इससे विधायिका और कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका के टकराव में भी वृद्धि की संभावना है। अगला, न्यायिक तानाशाही की स्थापना संभव है। हाँ, यह संभव है, चूंकि संविधान में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि कानून बनाने का कार्य जो है वह विधायिका को है और चूंकि जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वह विधायिका के सदस्य होते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो कानून बनाने का अधिकार राज्य में देखा जाए तो विधायकों को प्राप्त है, विधानसभा को प्राप्त है, विधानमंडल को प्राप्त है। केंद्र में देखा जाए तो सांसदों को प्राप्त है, लोकसभा को या संसद को प्रदान किया गया कानून बनाने का अधिकार। अब चूंकि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के इन कार्यों को स्वयं अपने पास कभी कभी रख लेती है या आवश्यक निर्देश देती है, तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि इससे न्यायिक तानाशाही की भी स्थापना हो और न्यायपालिका अपने तरीके से कोई भी कानून को इंटरप्रेट करे या फिर जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए विधायक और कार्यपालिका को आदेश दे। अगला है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोधी है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कैसे विरोधी है? तो हमने दिखाया कि संविधान द्वारा शक्तियां सबकी पृथक्कृत की गई है। विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है संविधान की पुनर्व्याख्या करना। तो यह इसका विरोधी है क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से कार्य
संविधान के द्वारा तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं, लेकिन न्यायपालिका इसे नहीं कर रही है। वह विधायिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोधी है। आए दिन अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार को आवश्यक निर्देश दे रही है न्यायपालिका, तो इससे अगर राज्य की बात हो तो राज्य के मंत्री या फिर केंद्र में मंत्री, आप अक्सर टिप्पणी सुनते होंगे कि राज्य के इस केंद्रीय मंत्री ने न्यायपालिका की निर्णय पर टिप्पणी की। अगर न्यायपालिका सरकार के कामों में हस्तक्षेप करेगी तो सरकार के साथ उसका टकराव बढ़ेगी ही ना। तो सरकार के मंत्री हों, सांसद हों, अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है कि न्यायपालिका के इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इससे सरकार और न्यायपालिका के मध्य टकराव को समझा जा सकता है। विधायी कार्यों में अड़चन का उत्पन्न होना। अड़चन कैसे उत्पन्न होगी? तो चूंकि कानून बनाना विधायिका का कार्य है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि है ना, विधायक हो या फिर सांसद मिलकर कानून निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन न्यायपालिका द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना अड़चन को उत्पन्न करने के समान है। अगला है न्यायालय के भार में वृद्धि बढ़ रही है, क्योंकि न्यायपालिका खुद अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रही है और दूसरों के कार्यों में विधायिका और कार्यपालिका का बर्डन अपने ऊपर ले रखी है। एक अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत में जितने भी न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित है ना, लोकल जो भी जुडिशरी है, सबको मिला दिया जाए तो भारत में लगभग 3 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। आप समझ सकते हैं कि जिस बॉडी के पास 3 करोड़ केसेस पेंडिंग होंगे, वह कार्य खुद का कार्य ना करके दूसरे के कार्य निष्पादन पर फोकस कर रही है, तो इससे न्यायपालिका के कार्य में भार कार्य जो है उसमें वृद्धि होगी और यह केसेस हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। आज 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर न्यायपालिका अपने कार्यों को दक्षपूर्ण तरीके से, दक्षता के साथ, कौशल के साथ उसे निर्वहन करती तो अपने केसेस को कम करने में सफल साबित होती, लेकिन वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक टिप्पणी कर न्यायपालिका के कार्य में वृद्धि कर रही है, उसके भार में वृद्धि कर रही है। तो इससे उसके विपक्ष में तर्क को समझा जा सकता है। संविधान द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग अधिकार प्रदान किए गए हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ने इन लोकतांत्रिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। इससे सरकार और न्यायालय के मध्य विभिन्न मुद्दों पर भी टकराव देखने को मिल पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता ने न्यायालय के कार्यभार में भी वृद्धि की है और अभी हमने डिस्कस किया कि लगभग 3 करोड़ जो केसेस हैं वह इनके मध्य पेंडिंग हैं। तो इस तरीके से हमने प्रश्न के 3 महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस किया। पहले पहलू के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को समझा, भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास को देखा, तत्पश्चात इसके पक्ष एवं तीसरे एस्पेक्ट में हमने इसके विपक्ष में तर्क को स्पष्ट किया है। अगर प्रश्न दूसरे डायनामिक्स में भी पूछे जाए, हो सकता है वहाँ पूछा जाए कि भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का विवेचना करें, भारत में न्यायिक सक्रियता की नवीन अवधारणा है विवेचना करें, भारतीय लोकतंत्र पर न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का स्पष्ट करें, या भारतीय लोकतंत्र पर न्यायिक सक्रियता का क्या प्रभाव पड़ा है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित कैसे भी प्रश्न आए, मुझे उम्मीद है कि जो हमने मॉडल आंसर को डिस्कस किया है ये कहीं ना कहीं उस प्रश्न के उत्तर में समाहित अवश्य होंगे। तो इस प्रकार से हमने न्यायिक सक्रियता के मॉडल आंसर को डिस्कस किया। अब संक्षेप में निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र पर न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हमें देखने को मिले हैं। सकारात्मक प्रभाव कैसे? तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हुई है, गरीब वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्गों के अधिकारों की संरक्षण हुई है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने पर फोकस दिया गया है। और नकारात्मक कैसे? तो न्यायपालिका के कार्यभार में वृद्धि हुई है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोधी है, संविधान के द्वारा जो लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को, उसमें अतिक्रमण कर रही है। और न्यायिक सक्रियता ने न्यायपालिका के तानाशाही को सुनिश्चित करने का कार्य किया है। यद्यपि इसकी कितनी भी आलोचनाएं की जाए, निष्कर्षतः यह कहा जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति में न्यायिक सक्रियता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको नकारात्मक टिप्पणी कम और सकारात्मक टिप्पणी को अधिक फोकस करनी है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता ने निस्संदेह इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन अधिक से अधिक इसके सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने चूंकि बैलेंस बनाने की कोशिश की, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव, इसलिए हमने दोनों के तहत 7 या 8 पॉइंट को दोनों से अलग अलग डिस्कस किया है। तो हमने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया: न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, PIL। इसके अलावा राज्यपाल जैसे जो
टॉपिक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन 3 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 टॉपिक में से एक प्रश्न जो है वह आपको इंडियन पॉलिटी में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन समाप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।